तो कल दूसरा चैप्टर हम लोगों का हो गया था और उसका नहीं, पहले ही चैप्टर डे 2 था ना। तो पहले चैप्टर में कुछ असाइनमेंट्स रह गए हैं, तो उसको आज कंप्लीट कर लिया जाए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या अंतर है? देखिए, अगर आपके पास इक्विटी शेयर है तो इट मीन्स यू आर ओनर। इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब ओनर ऑफ द कंपनी। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क लेते हैं और जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स होता है वो रिस्क नहीं लेते और उनका एक टाइम पीरियड के बाद पैसे भी वापस हो जाते हैं। तो दे आर लाइक अ क्रेडिटर। जैसे क्रेडिटर से उधार सामान खरीद लिया और बाद में बस वैसे ही रहते हैं। तो कंपनी में जो लोग कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। वैसे तो शेयर दो तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को ही ओनर माना जाता है। और अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है तो इट मीन्स कि आप मेंबर ऑफ कंपनी हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि मेंबर ऑफ कंपनी। मेंबर का मतलब कंपनी के सदस्य तो हैं आप, लेकिन चूंकि आप रिस्क नहीं लेते, इन्वेस्ट खाली करते हैं, तो ओनर नहीं हो सकते। तो इक्विटी शेयर होल्डर ओनर होते हैं कंपनी के, क्योंकि ये रिस्क लेते हैं और इस वजह से ये प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। जबकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो रिस्क नहीं लेते लेकिन पैसा तो लगाते ही हैं, तो वो मेंबर ऑफ द कंपनी होते हैं। दूसरा फर्क क्या है? हाँ, दे बियर रिस्क। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हैं तो आप नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं, सहन करने के लिए तैयार हैं, रिस्क लेंगे आप। और अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं तो डोंट बियर रिस्क, आप रिस्क नहीं लेते। ये दूसरा बेसिक फ़र्क हो गया। हाँ, इनको क्या होता है, प्रॉफिट की बात करें तो इनका जो डिविडेंड है, डिविडेंड इज़ नॉट फिक्स्ड। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो सारा इनके को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कम प्रॉफिट होगा तो कम डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं होगा प्रॉफिट तो मिलेगा भी नहीं। मतलब इनका कुछ निश्चित नहीं है कि कंपनी से इनको कितना शेयर मिलेगा, प्रॉफिट का कितना शेयर मिलेगा, क्योंकि ये रिस्क लेते हैं। मिलेगा तो बहुत ज़्यादा भी मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो नहीं भी मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मतलब ही है, प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता, यानी इनका जो डिविडेंड है इज़ फिक्स, मतलब इनका निश्चित है कि मिलेगा। कंपनी लॉस में है अगर तो भी डिविडेंड देगी, अगर नहीं भी देती है कंपनी डिविडेंड तो अगले साल जोड़ के दे देगी। अगर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देगी, लेकिन वो ड्यू हो जाएगा।
और जब अगली बार कंपनी को कभी ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो आपको पुराना मिला के दे देगी। इसका मतलब आपको डिविडेंड फिक्स मिल रहा है और यहाँ डिविडेंड का कोई फिक्स नहीं है। चौथा बेसिक फ़र्क है, चौथा फ़र्क है डिविडेंड हो गया, उसके बाद ओनरशिप हो गया, बियर इज हैव वोटिंग राइट, इन्हें वोट देने का अधिकार है, चुनाव में नहीं। कंपनी की जो मीटिंग्स होती है तो उस प्रस्ताव पर वोट देने का अधिकार होता है। और दे डोंट हैव वोटिंग राइट, इनके पास वोट देने का अधिकार नहीं। कितना बड़ा अंतर है। जो वोटिंग कर सकता है वो इसका मतलब कंपनी में इंटरफेयर कर सकता है, कंपनी के मैनेजमेंट में अपनी सलाह दे सकता है, अपनी बात को रख सकता है, उसकी बात को सुना जा सकता है, क्योंकि अगर उसके साथ मेजॉरिटी है तो उसकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आप कितना भी कहते रहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी आपकी बात माने या ना माने, क्योंकि आपको वोट देने का अधिकार, कंपनी मतलब कोई भी निर्णय लेगी तो आपसे राय मशवरा करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ बिना राय के कोई काम नहीं होगा। और पांचवा बेसिक फ़र्क है, कैपिटल रीपेमेंट इज गिवन एट लास्ट। जो पूंजी लगाया आपने व्यापार में, वो पैसा अगर कभी कंपनी बंद होती है, इन केस ऑफ कंपनी वाइंड अप मतलब बंद होना। अगर कभी कंपनी बंद होती है तो कंपनी अपनी संपत्ति को बेच के अपने लोगों का कर्ज देगी, पैसा वापस करेगी, तो इनका नाम सबसे लास्ट में आता है, इसलिए रिस्क लेते हैं, लेकिन इनको प्रेफरेंस मिलता है। तो दे गेट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन प्रियोरिटी बेसिस, यानी पहले प्राथमिकता प्रेफरेंस को दी जाएगी। फिफ्थ वाला का मतलब ये है कि आपने घर बनाने के लिए 20 लाख लगाया, 10 लाख रुपया खुद का लगाया और 10 लाख रुपया किसी से लेके घर बनाया। फिर आपको घर पसंद नहीं आया तो घर को बेच दिया और दूसरी जगह चले गए रहने। तो जो पैसा बेचने से आया वो पहले किसको जाएगा? जिनसे आपने पैसा बाहर से लिया है उनको जाएगा, और अगर बच गया तो अपने पास आएगा। यही बात कही गई है कि कंपनी के बंद होने पर जो कंपनी के एक्चुअल ओनर्स हैं उनको सबसे लास्ट में हिस्सा मिलता है, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रियोरिटी मिलती है, यानी पहले पैसा मिल जाता है। अगर बच गया तो इनको मिल गया, नहीं बचा तो कुछ नहीं मिला। हो सकता है जितना लगाया हो उससे अधिक बच गया हो तो ज़्यादा मिल गया, ये भी तो है। तो ये बेसिक फ़र्क हो गया। अब दूसरा फ़र्क क्या है? फिक्स ले लीजिए।
शेयर्स एंड डिबेंचर। अगर शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस करना है तो इक्विटी को रहने देते हैं और प्रेफरेंस को हटा के डिबेंचर कर देते हैं। अब इनको हम बोल सकते हैं कि दे आर क्रेडिटर ऑफ कंपनी। कंपनी के क्रेडिटर की तरह से हैं, कर्जदार, इनको देना है। दूसरा, ये रिस्क लेते हैं और ये दे डोंट बियर रिस्क, ये भी रिस्क नहीं लेते, सिक्योर होता है। यहाँ डिविडेंड मिलता है और यहाँ पर इंटरेस्ट। इनको वोटिंग राइट होता है और इनको वोटिंग राइट और इनका पैसा सबसे लास्ट में मिलता है और इनको आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ डिविडेंड। डिबेंचर एक टाइम पीरियड के लिए होता है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। जब पूरा हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, कंपनी को पूरा पैसा देना होगा। तो मैच्योरिटी के, इनका तो कोई मैच्योरिटी पीरियड है नहीं, तो यहाँ आप ये लिख सकते हैं कि दे हैव डोंट एनी मैच्योरिटी पीरियड। इनका कोई सीमा नहीं है कि कब तक पैसा लगाएंगे, जब तक कंपनी है तब तक है। तो शेयर होल्डर क्या पाते हैं, डिविडेंड, और डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट। किसके पास वोटिंग राइट है, शेयर होल्डर के पास, डिबेंचर होल्डर के पास नहीं है। एक और बात लिख सकते हैं कि शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर। अगर आप चाहते हैं कि आपका शेयर डिबेंचर में बदल जाए तो नहीं हो सकता, बट डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। समझ में आया? अगर आपके पास शेयर है और आप चाहते नहीं मुझे शेयर नहीं चाहिए, मुझे डिबेंचर चाहिए, लाओ इसको डिबेंचर में बदल दो, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है। लेकिन आपके पास डिबेंचर है और आप चाहते हैं कि शेयर हो जाए, तो कंपनी वेलकम करेगी। भाई एक मैच्योरिटी पीरियड है आपकी, आपको पैसा देना पड़ेगा, और उससे अच्छा है कि आप मेंबर बन जाएं, तो लाइफ टाइम के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो कंपनी वेलकम करेगी। तो डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। डिबेंचर होल्डर बनने के लिए जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो बैंक से लोन ना लेके पब्लिक से लोन लेती है। तो एक पेपर यूज़ किया, जैसे एडमिशन के लिए एक पेपर यूज़ करते हैं, वैसे एक फॉर्म यूज़ करते हैं, वो उसको आप भरेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, एड्रेस देंगे और पैसा उनके खाते में देंगे, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट आपकी ईमेल आईडी पर भेजेंगे, एक एसएमएस भेजेंगे। वो प्रूफ होगा, वो डॉक्यूमेंट जो आएगा वो प्रूफ होगा कि आपने फला कंपनी में इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। वो भी इन्वेस्टमेंट किस में किया है, डिबेंचर में किया है। हाँ
नहीं, ये जो है जैसे पोस्ट ऑफिस से, बैंक से या कुछ प्राइवेट एजेंसीज हैं जो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क करती हैं, तो कंपनियां इनको हायर कर लेती हैं और उनके नेटवर्क ज़्यादा होते हैं एजेंसियों के, उनके ज़रिए अपने डिबेंचर को सेल करा देती हैं। अब कोई उनका स्पेसिफिक रिटेल या आउटलेट तो है नहीं जगह जगह कंपनियों का कि वहाँ पर वो निकालेंगी। वो न्यूज़पेपर, मीडिया, मैगज़ीन में एक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर देंगी कि हमारा डिबेंचर इशू हो गया है और आप यहाँ से उसे परचेज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पता चलेगी जब आप उस लाइन में जाएंगे, उस तरह की मैगज़ीन पढ़ेंगे, उस तरह के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो आपको ये खबर मिलेगी। उसके लिए बिज़नेस मैगज़ीन्स होती हैं, बिज़नेस से रिलेटेड न्यूज़पेपर्स होते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी। तीसरा क्या है, कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या फ़र्क है? दोनों ही शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, दोनों ही कंपनी के हिसाब से लायबिलिटी है। एक का नाम है कैश क्रेडिट जिसे सीसी अकाउंट बोलते हैं, और दूसरे का नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट जिसे बैंक ओडी बोलते हैं, O/D। इसके लिए यू मस्ट हैव, आपके पास होना चाहिए करेंट अकाउंट। इसके लिए भी आपके पास करेंट अकाउंट होना चाहिए, या सैलरीड अकाउंट जो कि सेविंग अकाउंट के अंदर आता है। अगर रेगुलर सैलरी आती तो भी ओडी मिल जाएगा। दूसरा, ये सिक्योर्ड होता है, सिक्योर्ड लोन, और ये अनसिक्योर्ड लोन है, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। तीसरा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पर जो ब्याज लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ लो, कम लगता है, और यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। चौथा, इसका रिन्यूअल हो जाता है और इसका फ्रेश एप्लीकेशन करना पड़ता है फॉर फर्दर ओडी। इसका रिन्यूअल नहीं होता। इसमें यूज्ड अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, और इसमें एंटायर अमाउंट पर, यानी पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। ये दोनों में बेसिक फ़र्क है कि सीसी अकाउंट में जितना पैसा सीसी अकाउंट का आप यूज़ करेंगे उतने ही पे ब्याज लगेगा, और उसमें तो आप यूज़ करो ना करो पूरे ही पर आपको ब्याज देना है। सीसी अकाउंट सिक्योर होता है क्योंकि यहाँ पर स्टॉक और डेटर को मॉर्गेज करके ले लेते हैं लोन,
और यहाँ पर अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो बिना सिक्योरिटी के ही आपको लोन मिल जाता है। दोनों में एक सिमिलरिटी भी है, ये भी शॉर्ट टर्म है और वो भी शॉर्ट टर्म है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी 1 साल से ऊपर का नहीं होता और सीसी अकाउंट भी 1 साल का होता है। रिन्यूअल हो जाए तो वो कई साल चल सकता है, लेकिन उसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल का होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? अब जो इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है वो ये लिखा हुआ है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का आज कैपिटल कितना है या डेट है, तो ये आपको गूगल पे टाइप करना पड़ेगा कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का 9 अप्रैल को कितना कैपिटल था, तो वो जो बताएगा वहाँ लिखिएगा। तो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ये जानने के लिए लिखे गए हैं ताकि आप अपने आप को ये पता करें सर्च करके कि किस कंपनी का क्या स्टेटस है, इसलिए इसको किया गया। इसे बताया नहीं जा सकता क्योंकि कल जो कैपिटल था आज चेंज हो जाता है ना। जैसे मैंने कल देख रहा था रिलायंस का कैपिटल, तो रिलायंस का कैपिटल जो है करीब 79-80 के करीब पहुंच रहा है बिलियन डॉलर, और जो अडानी का है तो 52-53 के आसपास बिलियन डॉलर है। बट इसमें इतना फ्लक्चुएशन होता है कि 2-3 बिलियन डॉलर बढ़ जाता है और घट जाता है। तो इसलिए उस क्वेश्चंस का मतलब ये है कि खुद से सर्च करें और लिखें। अब रिलायंस का कितना शेयर है ये नहीं बताया जा सकता, तो आपको पता करना पड़ेगा कि हाउ मैनी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इन रिलायंस, तो आपको बता देगा कि कितना टोटल शेयर्स है। क्योंकि कंपनी जब बनती है तो सपोज 10 लाख शेयर, फिर कंपनी बीच बीच में उस शेयर्स के नंबर्स बढ़ाती रहती है, तो आज क्या है वो कैसे बताया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया, तो हमें हर कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया नहीं मालूम होता, तो अगर हम उससे जुड़े हैं तो हमें मालूम होता है। तो इसे सर्च करना होगा कि टाटा मोटर्स ने अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया। तो ये जो है रिसर्च वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसे आप रिसर्च करके ये वैल्यू आप लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है एडवांस जर्नल एंट्री। एडवांस जर्नल एंट्री के अंदर सबसे पहली चीज़ बताया गया है पेमेंट ऑफ सैलरी। सैलरी का भुगतान किसी भी कंपनी में सबसे कॉमन एक्सपेंस सैलरी है। सैलरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस ऑफ एनी कंपनी, बहुत कॉमन है। बट जब किसी एम्प्लॉय को सैलरी दिया जाता है तो उसकी सैलरी से बहुत सारे डिडक्शंस हो जाते हैं, बहुत सारे पैसे कट जाते हैं। तो वो कैसे करते हैं, कितना करते हैं, क्या उसकी एंट्री होगी, ये चीज़ सीखना एडवांस जर्नल एंट्री कहलाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सैलरी को, किसी भी पेमेंट को सैलरी कहने के लिए 2 शर्त है। एक, वो पीरियोडिक होना चाहिए और दूसरा उसका कोई एम्प्लॉयर होना चाहिए या एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन
एग्जिस्ट करना चाहिए। किसी भी भुगतान को आप सैलरी तभी कहेंगे जब दो शर्तें पूरी हों, नहीं तो आप उसे सैलरी नाम नहीं दे सकते। सैलरी कभी डेली बेसिस पे नहीं होता, पीरियोडिक होता है, 15 दिन पर, 1 महीने पर दिया जाता है। दूसरा, जब सैलरी मिलेगा तो आप कहीं पे कोई वर्क कर रहे होंगे, कोई सर्विस दे रहे होंगे, कोई सेवा कर रहे होंगे, किसी तरह का अपना स्किल यूज़ कर रहे होंगे। उसकी वजह से एक टाइम पीरियड के बाद एक आपका एम्प्लॉयर होता है। वो एम्प्लॉयर गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है, इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी एज ए एम्प्लॉयर हो सकती है। जैसे जजों का कौन एम्प्लॉयर होता है? कोई नहीं होता, ना तो उसे कोई नियुक्त करता है, ना वो किसी के प्रति जवाबदेह होता है। तो जवाबदेह किसके प्रति होता है? संविधान के प्रति होता है। वो जो भी निर्णय किसके आधार पर लेता है, तो वो उसकी लायबिलिटी किसके प्रति है? और संविधान जो है वो अकाउंटेबल है उसके प्रति। इसका मतलब ये हुआ, न तो वो सरकार के प्रेशर में काम करता है, न वो पब्लिक के प्रेशर में काम करता है, वो संविधान के हिसाब से, इसका मतलब वो भी बाय लॉ एक एम्प्लॉयर है। तो जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के द्वारा या जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट होती हैं, तो उनका कोई एम्प्लॉयर, अब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, तो ये बाय लॉ क्रिएट हुआ है। संविधान में ऐसा है कि ऐसा एक पोस्ट है, उसको ये मिलेगा सुविधाएं, ये डिसीज़न लेगा, उसका उल्लेख किया गया है, तो वो बाय लॉ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन उसका इस्टेब्लिशमेंट है। तो एक हो गया कि वही उसका एम्प्लॉयर। एक प्राइवेट कंपनी, जैसे टाटा में आप काम कर रहे हैं, तो टाटा का जो भी होगा, कंपनी का बॉस होगा, एम्प्लॉयर होगा, मालिक होगा, वो आपका एम्प्लॉयर होगा। तो आपको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में एक रिश्ता होता है एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट इज़ अ टाइप ऑफ एग्रीमेंट। उसमें बाकायदा एक ऑफ़र लेटर इशू किया जाता है, फिर उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट लेटर इशू किया जाता है। उसमें कंपनी के सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं कि हम ये आपको पेमेंट करेंगे, आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, इतना करने पर ये होगा। वो सारी, इतने दिन पहले आपको सूचना देना पड़ेगा छोड़ने से पहले। वो सारी चीज़ों पर दोनों लोग क्या करते हैं? एग्री करते हैं। तो इसका मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में एक कानूनी तौर पर एक रिलेशन होता है। कानूनी तौर पर एक रिलेशन होता है, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई एग्जिस्टेंस। चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे इवन कॉन्स्टिट्यूशन हो। और जो पेमेंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा? पीरियोडिक मिलेगा, उसका नाम होगा सैलरी। अगर आप हर महीने अपने परिवार में, घर में 20,000 रुपये या 10,000 रुपये महीना भेजते हैं, एकदम फिक्स है, तो उसे आप सैलरी नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन, ये दोनों शर्तें होनी चाहिए। नहीं तो उस कैटेगरी से तो हर बच्चे के परिवार से जो पैसा आ रहा है पढ़ने के लिए, वो सब सैलरी के अंतर्गत आ जाएगा। तो सैलरी के लिए दो बेसिक कंडीशन है, एक पीरियोडिक पेमेंट, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का। फिर उसके बाद जब आपको सैलरी मिलता है, तो उस सैलरी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब पार्ट। जैसे आप मोबाइल को देखिए, तो किसी एक चीज़ से नहीं बना है, बल्कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनाया गया है। तो जब कोई चीज़ कई चीज़ों से मिलके बनाई जाए, तो उसको कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स बोलते हैं। तो सैलरी जो आपको मिलती है, उसमें बेसिक होता है, उसमें एचआरए होता है, उसमें डीए होता है, उसमें टीए होता है, उसमें बोनस होता है,
उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन सब को मिला के एग्रीगेट टोटल क्या बोला जाता है? सैलरी। अब ये जो चीज़ें हैं इस पर बेस्ड होती हैं। मान लीजिए आपका बेसिक है 15,000, तो डीए मिलता है 50%, तो 15,000 का कितना हो जाएगा? 7.5। 30% मिलता है 4, तो 4,500। 10% मिलता है टीए, तो 1,500। सब जोड़ देंगे ये आपका सैलरी है। आप बोलते यही है कि मेरी यही सैलरी है 28,500, लेकिन वो सैलरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? बेसिक है, डीए है। ये क्यों ज़रूरी है अलग अलग करना? क्योंकि जब पीएफ कटेगा तो सारे पे नहीं कटेगा, बेसिक और डीए पे कटेगा। जब एचआरए कटेगा तो सब पे नहीं कटेगा, उसका एक क्राइटेरिया होगा, इसलिए उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स कर दिए जाते हैं। जब आप कहीं वर्क करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में जब आप जॉब करेंगे तो आपको सैलरी शीट मिलती है। जब भी आपको वेतन आता है, आपको सैलरी मिलती है, तो ईमेल आईडी पर एक सैलरी शीट आती है। उसको ओपन करेंगे तो लिखा रहेगा आपका इतना वेतन है, वो कैसे कैसे आया है और टोटल कितना है, कितना कटा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है। तो सैलरी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बेसिक है, और बेसिक के आधार पर ही बाकी चीज़ें मिलती है। तो अगर किसी का बेसिक ज़्यादा हो जाएगा तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? ज़्यादा हो जाएंगी। इसीलिए जब 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन या 7th पे कमीशन लगता है तो सिर्फ बेसिक बढ़ता है। तो अगर 10,000 बेसिक है और 6th पे कमीशन में वो 20 हो गया, तो आप समझते हैं बाकी चीज़ें भी क्या हो जाएंगी? वैसे ही बढ़ जाएंगी। इस वजह से सैलरी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, इनको कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी कहते हैं। तो जब सैलरी से हम डिडक्शंस करेंगे, जब हम एम्प्लॉय को सैलरी पेड करेंगे, तो देखेंगे कि उसकी सैलरी में क्या क्या है। उसके हिसाब से हम पीएफ काटेंगे, ईएसआई काटेंगे, प्रोफेशनल टैक्स काटेंगे, टीडीएस काटेंगे। तो ये जब नहीं मालूम रहेगा तो हम नहीं कट कर पाएंगे। इसलिए सैलरी में कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है। बस आज इतना ही रहेगा, फिर सैलरी शीट कल बताएंगे।